इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है। आई मीन टू से ऐसी बहुत ही कम लिस्टेड कंपनीज आपको दिखेंगी जो कि एग्जैक्टली इस बिजनेस में हो। तो अपने आज बात करने जा रहे हैं ईएमए पार्टनर्स इंडिया के आईपीओ के बारे में, और इस वीडियो में अपने इस आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले। एंड एज यूजुअल अगर आपने इस आईपीओ एनालिसिस को पूरा एंड तक देख लिया तो आई एम डैम श्योर आपको एटलीस्ट इस आईपीओ से रिलेटेड और कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईपीओ की डिटेल्स को। उसके बाद जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस किस चीज का है, फिर अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, ये जानेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, अप्लाई या फिर अवॉइड। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। यह आईपीओ 17 जनवरी यानी कि फ्राइडे को ही खुल चुका है और बंद 21 जनवरी को होगा। इस आईपीओ की अलॉटमेंट 22 जनवरी को अनाउंस हो जाएगी, और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 23 जनवरी ऑनवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली इस आईपीओ की लिस्टिंग 24 जनवरी यानी कि फ्राइडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड 117 रुपए से लेकर 124 रुपए पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा वो 124 रुपए पर शेयर का हो जाता है। इसके अलावा एक लॉट में 1000 शेयर्स हैं और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 76 करोड़ का है, जिसमें से 66 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल, यानी कि 66 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और बाकी का पैसा जाएगा कंपनी के सेलिंग प्रमोटर्स और कंपनी के सेलिंग इनिशियल इन्वेस्टर्स के पास। क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग एनएसई या फिर बीएसई पे नहीं बल्कि एनएसई के एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगी। अगर अपने रिजर्वेशन की बात करें तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी वालों के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा रिजर्व्ड है, एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए यूजुअल 15% का कोटा रिजर्व्ड है और बाकी का 50% एज यूजुअल मार्केट मेकर्स, एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है। अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें जैसा कि मैंने बताया 1000 शेयर्स होंगे और यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,24,000 का होगा। इसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाओगे, जहां आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,48,000 का हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 86% का स्टेक था, जो कि आईपीओ आ जाने के बाद ऑलमोस्ट 63% के आसपास का रह जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करूं तो कंपनी ने अभी तक लगभग 22 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेज कर लिया। चलो अब एक बार इनके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हो, यहाँ पर व्हाइट ओक के अलावा कोई भी रेप्यूटेड या फिर यूं कह लो कि पॉपुलर डोमेस्टिक या फॉरेन इंस्टीट्यूशन का नाम शामिल नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक एसएमई आईपीओ है। तो यहाँ जो एंकर लिस्ट आता भी है ना वो ऐसा ही होता है, ठीक ठाक सा, ज्यादा कुछ खास नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी किस चीज के बिजनेस में। तो कंपनी ना मेनली 2 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव सर्च और दूसरा लीडरशिप एडवाइजरी। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, कंपनी का मेन धंधा है दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज को उनकी हायरिंग प्रोसेस में हेल्प करना। अब इसमें ना 3 पार्टीज को फायदा होता है। एक तो जिसे जॉब चाहिए, दूसरा वो कंपनी जो कि हायर करना चाह रही है, और तीसरा इस कंपनी को जो कि बीच में इन दोनों पार्टीज को आपस में मिलाती है, जिसके बदले कंपनी अच्छा खासा फीस भी चार्ज करती है। और यहाँ ना कंपनी मेनली बोर्ड लेवल और सी स्वीट हायरिंग में हेल्प करती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करने में हेल्प करती है, और उसके अलावा सी स्वीट कैटेगरी का मतलब होता है सारे सी कैटेगरी के पीपल। वो सी नहीं जो आप समझ रहे हो, सी मतलब सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सारे सीनियर लेवल कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना उन्हें हायर करने में बड़ी बड़ी कंपनीज की मदद करती है। इसके अलावा कंपनी मिड टू सीनियर लेवल हायरिंग में भी हेल्प करती है और एंट्री टू मिड लेवल हायरिंग में भी हेल्प करती है। और हाँ, इसके अलावा कंपनी लीडरशिप और एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ ना सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इनके बोर्ड और सी स्वीट लेवल हायरिंग से।
उसके बाद एंट्री और मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग से, और तीसरा मिड टू सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग से। कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई में, और कंपनी ने अपनी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड कर रखा है अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज खोलकर, जो कि सिंगापुर और दुबई में, और इंडिया में कंपनी की ऑफिस मुंबई में मल्टीपल लोकेशंस में, इसके अलावा चेन्नई, गुड़गांव और बैंगलोर में भी है। अगर मैं ज्योग्राफी वाइज इस कंपनी की रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करूं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो इंडिया से इन्हें लगभग 70% का रेवेन्यू आया, और 26% दुबई से, और बाकी का 5-5.5% सिंगापुर से। इन्हें सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर किसी इंडस्ट्री से आता है तो वो है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की इंडस्ट्री, जहां से इन्हें 21% का रेवेन्यू आता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से भी लगभग 20% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा आईटी से 12% का, और बाकी के इंडस्ट्रीज को मिलाकर लगभग 25% का। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी के काफी ज्यादा रिपीट कस्टमर्स है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है कि जो भी कंपनी के सर्विसेज को अवेल कर रहा है वो कंपनी के सर्विसेज से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, तभी तो वो कस्टमर्स दोबारा आ रहे हैं। 2024 में इनकी रिपीट कस्टमर्स ऑलमोस्ट 76% की थी। चलो ये तो हो गया इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी एग्जैक्टली किस चीज के बिजनेस में। चलो अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं एसेट्स की। तो इनकी एसेट्स 2022 को 58 करोड़ की थी, जो कि 2023 को थोड़ी सी रिड्यूस हुई और 53 करोड़ पे पहुंच गई। उसके बाद 2024 में इनके एसेट्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये 76 करोड़ की हो गई। और अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने के बाद के सीन की, तो कंपनी की एसेट्स में थोड़ी सी रिडक्शन देखने को मिल रही है, और ये लगभग अभी 75 करोड़ के आसपास है। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में इनका रेवेन्यू 57 करोड़ का था, लेकिन 2023 में इनकी रेवेन्यू में एक ड्रॉप देखने को मिल रही है, और ये 51 करोड़ के आसपास का हो गया। उसके बाद 2024 में इनकी रेवेन्यू में फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये 68 करोड़ का हो गया। और अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो कंपनी को अभी तक लगभग 26 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं इसे इंटू 3 करूं और ये निकालने की कोशिश करूं कि कंपनी साल के अंत में कितना रेवेन्यू बुक कर लेगी, तो ये लगभग 80 करोड़ के आसपास का दिख रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तो काफी बेटर है। अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट्स की, तो 2022 में इनके पास नेट प्रॉफिट्स हुई 11 करोड़ की, लेकिन 2023 में सेल भी रिड्यूस हुआ और नेट प्रॉफिट भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ, 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2024 में नेट प्रॉफिट में फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये 14 करोड़ का हो गया। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने में इन्हें 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि यहाँ भी अगर हम इंटू 3 करके ये देखते हैं कि कंपनी को साल के अंत में मोटा मोटी कितना का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये लगभग 13 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है, जो कि अगेन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम ही है। तो इनके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है ना, ये एक स्टेडी ग्रोथ नहीं दिखा रहे, यानी कि कभी भी रेवेन्यू रिड्यूस हो जा रहा है और प्रॉफिट्स भी रिड्यूस हो जा रहे हैं, और कभी तो रेवेन्यू रिड्यूस नहीं हो रहा लेकिन प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब अगर बात करें कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। 39 करोड़ का था, अगेन 39 करोड़ के आसपास था, लेकिन फिर हमें जंप देखने को मिल रहा है और ये 53 करोड़ का हो गया। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने के बाद ये 58 करोड़ का हो गया। और इसके अगेंस्ट इनकी करंट बोरोइंग लगभग 7 करोड़ रुपए की है, यानी कि डेट के मामले में आज सच कोई टेंशन की बात नहीं है, डेट एक कंफर्टेबल पोजीशन पे। चलो अब अपने इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2022 में इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन थी लगभग 19 से 20% की, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन 2023 में इनका रेवेन्यू रिड्यूस हुआ, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ और रिड्यूस हुआ इनका प्रॉफिट मार्जिन 20% से सीधा 6%, जो कि ड्रास्टिक रिडक्शन है। उसके बाद अगर बात करें 2024 की, तो अगेन रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, अगेन 20% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन। चलो अच्छी बात है। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन वही 17-18% के आसपास का है, जो कि अगेन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। यानी कि ना ही रेवेन्यू में, ना ही नेट प्रॉफिट्स में, ना ही इनके प्रॉफिट मार्जिन में एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तीनों ही कभी भी बढ़ रहे, कभी भी गिर रहे, जो कि ये बताता है कि इनकी जो फाइनेंशियल्स की हेल्थ है ना, वो एज सच कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक सी है।
कंपनी आईपीओ ऑलमोस्ट 288 करोड़ की वैल्यूएशन पर लेकर आ रहा है। तो यहाँ इनका प्री आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशियो होता है 15.56 का और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.92 का। अब ये ज्यादा है कि कम, अपने ऑब्वियसली तभी कमेंट कर पाएंगे जब अपने इसको इस कंपनी के बाकी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो चलो एक बार इनका पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ कंपनी ने अपने आरएचपी में 2 लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स का नाम शामिल किया है। सबसे पहला क्वेस कॉर्प लिमिटेड, दूसरा टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड। वैसे मैं बता दूं, ये जो 2 कंपनीज है ना, इनकी बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट कुछ हद तक सिमिलर है, जिसकी वजह से शायद कंपनी ने अपने आरएचपी में ये 2 नाम शामिल किए। चलो अब प्राइस अर्निंग रेशियो को देखते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के मामले में जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा पी रेशियो है टीम लीज सर्विसेज का, जो कि 46 का है, और अपनी कंपनी ईएमए पार्टनर्स इंडिया का प्राइस अर्निंग रेशियो 15.56 का है। यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो के मामले में तो कंपनी काफी सही वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आई है। अब अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगेन टीम लीज सर्विसेज का है, और सबसे कम यहाँ क्वेस कॉर्प लिमिटेड का है, और अपनी कंपनी ईएमए पार्टनर्स का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4 का है, जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज के बीच में, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हमें ठीक ठाक सी लग रही है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर है, बट ओवरऑल ज्यादा कुछ महंगी भी नहीं है और हाँ ज्यादा कुछ सस्ती भी नहीं है। चलो अब ये जान लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसे उठाने जा रही है फ्रेश इश्यू से, उन पैसों से कंपनी आखिर करेगी क्या। तो कंपनी अपनी लीडरशिप टीम को बढ़ाने की सोच रही है, जिसके वजह से कुछ पैसे कंपनी अपनी लीडरशिप टीम को बढ़ाने के लिए यूज करेगी। इसके अलावा कंपनी कुछ पैसे से कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और अपने एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगी। ये भी काफी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी कहती है कि कंपनी ने ना कुछ ऑफिस प्रीमाइसेस खरीद रखा है, जो कि कंपनी ने लोन पर ले रखा है, और इसीलिए कंपनी आईपीओ के पैसे से उस लोन को कुछ हद तक रीपे भी करेगी, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और फाइनली कंपनी कहती है कि कंपनी बचे कुछ पैसों से कुछ अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करेगी, यानी कि अपने ही जैसे छोटे मोटे कंपनीज को अक्वायर करेगी और थोड़े बहुत पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इस आईपीओ के इशू एक्सपेंस को मीट करने के लिए यूज करेगी। चलो बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जिससे कि हमें ये अंदाजा मिल सके कि इस आईपीओ की लिस्टिंग कहां हो सकती है। तो चलो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। तो करंटली एज एट 20th जनवरी 2024 इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 65% के आसपास का चल रहा है। यानी कि अगर इस जीएमपी के अकॉर्डिंग एक्चुअल लिस्टिंग हो जाती है तो आपको एक लॉट में लगभग 80,000 के लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रुक जाओ, देख रहे हो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 87% से ड्रॉप होकर सीधा 64% का हो गया है। इसका मतलब समझे कि इस आईपीओ की जो डिमांड बन रही थी ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण ये हो सकता है कि एक्चुअल लिस्टिंग डेट पर ये और भी ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर जाए और एक्चुअल लिस्टिंग और भी कम पे हो। इसीलिए तो मैं हमेशा हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि यार ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बस एक इंडिकेशन देता है कि ये आईपीओ की डिमांड कैसी चल रही है और ये आईपीओ कहां खुल सकता है, और एक्चुअल लिस्टिंग डेट आते आते हो सकता है कि जो एक्चुअल लिस्टिंग हो वो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के मुकाबले काफी ऊपर या फिर काफी नीचे हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हाँ जी, तो मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ, देखो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना ये आगे भी चलने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसी कंपनीज की हेल्प चाहिए होगी जो उन्हें अपने टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने में हेल्प करे। तो फिर दिक्कत का है, दिक्कत जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे इनके फाइनेंशियल्स में, जो कि एक रोलर कोस्टर सा दिख रहा है, कभी भी बढ़ रहा है और कभी भी कम हो रहा है, एक स्टेडी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अप्लाई करूंगा तो शायद लिस्टिंग गेन्स के लिए, वो भी तब अगर कंपनी अपनी आईपीओ क्लोज डेट यानी कि 21 जनवरी को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के ऊपर रहता है तो मैं रिस्क लेने का सोच सकता हूं, वरना वो भी नहीं। वैसे क्लियर कर दूं, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में मैंने बस इस आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस किया है एंड आई एम होपफुल कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में भी हेल्प होगी कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। फाइनली एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये आईपीओ रिव्यू वीडियोस बनाने के पीछे ना
काफी ज्यादा मेहनत और टाइम जाती है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और ये वीडियो अच्छा लगा तभी इस वीडियो को लाइक करते जाना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।